नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे जनूबी कश्मीर की खबर से, जहां पर मां और बेटे की जान चली गई है। कुकरनाग का इलाका, जहां पर दौरान शब एक ऐसा वाकया पेश आया, दम घुटने की वजह से बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हुई। 2 साल एक बच्चा और उसकी मां जो कि 23 साल जिसकी उम्र थी, कुकरनाग के इलाके के अंदर जहां पर उसकी मौत हुई है। और अभी तक की इतलात के मुताबिक जहरीली गैस के अखराज से मौत शायद यहां पर हुई हो, जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ रही है। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि इन हिस्सों के अंदर, जहां पर जनूबी कश्मीर के अंदर गुज़श्ता दिनों भी इस तरह का एक वाकया पेश आया था, आज फिर जनूबी कश्मीर के सोफ इलाके में 23 साल एक खातून जो कि बताया जा रहा है कमरे में सोए हुए थे, सुबह जब उन्हें मुर्दा हालत में यहां पाया गया, हालांकि अस्पताल भी मकामी लोगों की मदद से पहुंचाया गया, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की यहां पर मौत हो जाती है और मुर्दा करार दिया गया था डॉक्टर की तरफ से। और 2 साल का एक बेटा और 23 साल की खातून की मौत सोफ इलाके के अंदर, जहां पर सुबह सुबह पेश ये खबर सामने आई है। कुकरनाग के इलाके से खबर आई है जहां, और इस बीच आपको बताते चलें कि शबीर अहमद नेहरू जो बताया जा रहा है कि उनकी जोजा थी 23 साल इशरत जान, और उनका एक 2 साल का बेटा, जिनकी मौत की खबर आई है जनूबी कश्मीर के इलाके से। और कुकरनाग में इस तरह का ये आज वाकया पेश आया है जनूबी कश्मीर के ही एक हिस्से के अंदर, गुज़श्ता दिनों भी जहां पर इस तरह की खबर सामने आई थी। और शुमाली हिस्से के अंदर पर भी, जहां पर उड़ी बारामूला के अंदर कुछ रोज पहले 3 लोगों की मौत, जहां पर जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई थी, जो खबर मिली थी। लेकिन साथ ही बढ़ते हैं आगे, बात जरा सांबा की। सांबा से भी खबर आ रही है जम्मू सूबे के अंदर, जहां पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि ये टीआरएफ का मिलिटेंट है। सांबा जिले से खबर आ रही है जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और अभी तक जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि आज जो पुलिस ने भी दावा किया है कि बड़ी ब्राह्मणा का इलाका, जहां पर टीआरएफ नामी दी रेजिस्टेंस फोर्स नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी सांबा राजेश शर्मा के मुताबिक मज़कूरा मिलिटेंट को गुज़श्ता रात के दौरान फोर्सेज और अनंतनाग पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया। इस बीच एसएसपी ने गिरफ्तार मिलिटेंट की शनाख्त जहूर अहमद राथर साकिने जूरू अनंतनाग के तौर पर की है, जो गुज़श्ता कई माह से इस तरह के वाक़यात में सरगर्म था। और यह भी बताया गया कि जहूर की सांबा में मौजूदगी के बारे में पुलिस को खुफिया इतलात मौसूल हुई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई अंजाम दी गई। जहूर सांबा में किराए के कमरे में रह रहा था, जो अभी तक रिपोर्ट्स मिल रही हैं, और पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। तो ये दूसरा कुछ दिनों के अंदर इस तरह का वाकया पेश आया जहां पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। बड़ी खबर जो अभी मौसूल हो रही है जिला सांबा के अंदर, और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस हालांकि काफी वक्त से तलाश कर रही थी जहूर राथर की, और बिलाखिर उसे सांबा बड़ी ब्राह्मणा से, जम्मू से जो खबर आ रही है जम्मू सूबे के अंदर, उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और न सिर्फ सांबा पुलिस बल्कि उसके साथ साथ अनंतनाग की पुलिस ने भी इसमें बाज़ाब्ता सपोर्ट किया है। अनंतनाग की टीम ने राब्ता कायम किया सांबा पुलिस के साथ, और अब इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जो एक बड़ी कामयाबी अपने आप में पुलिस के लिए मानी जाती है। और जहूर राथर पर इल्ज़ाम है कि जिला सांबा के अंदर गुज़श्ता बरस बीजेपी के लीडरान को उसकी तरफ से निशाना बनाया गया, और साथ ही साथ बाकी कुछ लोगों की, एक पुलिस एहलकार को भी उसकी तरफ से मौत के घाट उतारा गया था, निशाना बनाया था, और उसकी भरपाई अब जहूर को करनी पड़ेगी। और अभी तक की जो इतलात मौसूल तो सांबा के अंदर गिरफ्तारी हुई है और जहूर अहमद राथर को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीआरएफ की मतलूब मिलिटेंट को सांबा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके स्पीच आपको ये भी बताते चलें कि उनके साथ जो गिरफ्तारी कुछ बाकी लोगों की हो सकती है, आने वाले दिनों में मुतवक्का हैं, जो अभी तक रिपोर्ट सामने आ रही है। और बड़ी बात यह है कि अभी तक जो पूछताछ इस शख्स से चल रही है, चूंकि इस पर इल्जाम था कि कुलगाम के अंदर 3 बीजेपी के वर्करों को हलाक किया था, और उसके बाद से गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतअद्दिद मकामात पर छापेमारी कर रही थी। अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई थी, लेकिन सांबा पुलिस के साथ मिलकर अब एक बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है, खास तौर से जम्मू कश्मीर पुलिस को और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को, और सांबा बड़ी ब्राह्मणा से इसकी गिरफ्तारी हुई है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस के साबिक पुलिस सरबराह एसपी वैद ने कहा है कि सरहद पार से हालात को मुसलसल खराब करने की कोशिशें जारी हैं, ताहम इंतजामिया के साथ साथ अवाम भी मुतहर्रिक है। उनके बकौल जहां पर नापाक मंसूबे सरहद पार बनते हैं, लेकिन अवाम इतनी शातिर है, इतने बेहतरीन काम से गुजर रही है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का मजीद ताउन करके इस तरह के वाकयात से अवाम बच रही है। और इवन यूएसए में
तो वहाँ ऐसे एलिमेंट जो प्रो खालिस्तानी हैं वो उन्होंने वहाँ पनाह ली है, और वो काफ़ी फंडिंग करते हैं उनको। इनफैक्ट आईएसआई प्रॉप अप करती है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में, और उनका वो एक प्लेटफॉर्म देती है उनको हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान के लोग इन चीज़ों में आने वाले नहीं हैं। अगर खालिस्तान बनेगा तो कनाडा में बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। सर, जम्मू में किस तरह से कोशिश है नीटा की यहाँ पे खालिस्तानी सेंटिमेंट को अभी जिस तरह को भी यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे भी कोशिश करता रहता है कि कुछ इधर रिवाइवल हो? जम्मू रीजन में भी कोशिशें रहती हैं। मैं जैसे कहा, बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि वो पार अक्रॉस द बॉर्डर बैठा हुआ है इनके साथ, आईएसआई के साथ, इनके जो वहाँ हैंडलर होते हैं, और उनके साथ ऐसे साजिशें करता रहता है, हथियार स्मगल करने के लिए, ड्रग स्मगल करने के लिए। यहाँ का जो सेंटिमेंट है, जो रहा था, आज नहीं है, जो रहा था इसके बारे में खालिस्तान का, उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा, यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं ये चालें जो आईएसआई की हैं, और ये लोग कामयाब नहीं होंगे। सर, कई जगहों पे ऐसा कुछ आ रहा है कि लगवाते हैं ये, जैसे भिंडरावाला की पोस्टर यहाँ जम्मू में भी कई जगहों पे बिल्कुल लगवाए हैं, बिल्कुल। उसको किस तरह से देखते हैं? जी, वही जो मैंने कहा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। पोस्टर लगाना, झंडे लगाना, भिंडरवाले के पोस्टर या भिंडरवाल खालिस्तान का झंडा, और ऐसी हरकतें, अगर कोई रिलीजियस जुलूस हो उसमें ऐसा दिखाना, ये बहुत सारी कोशिशें इससे ताल्लुक जो रखती हैं वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। तो लगता है कि यहाँ के लोग समझदार हैं इस चीज़ों को, बिल्कुल बहुत रहे एज डीजीपी आपने ये सब देखा है? बहुत अच्छी तरह से। सिर्फ जम्मू रीजन के ही लोग नहीं, पंजाब के लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और ये जो आईएसआई की काम साजिशें हैं ये कामयाब। बढ़ते हैं आगे। बात इंतखाबात के हवाले से, जम्मू कश्मीर के 6 अजला में जहां पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए वोटिंग इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ अजला में जहां पर लवाजमात पूरी करने के बाद जम्मू कश्मीर में डीडीसी चेयरपर्सन का आखिरी मरहला इस वक्त चल रहा है। 3 मराहिल में अब तक बीजेपी अपनी पार्टी आजाद उम्मीदवारों के साथ साथ जो इत्तेहाद है वो भी मुतअद्दिद जगहों पर कामयाब जरूर हुआ है, लेकिन आज राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, रामबन, बारामूला, बांडीपुरा में वोटिंग इस वक्त हो रही है। और जिला तरक्याती कमिश्नर या जिनको तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं, किश्तवाड़ से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक और खिता पीर पंजाल तक, जहां पर खबर यह आ रही है कि डिप्टी कमिश्नर्स की निगरानी में तमाम काम चल रहे हैं और इस बीच इंतखाब आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन किश्तवाड़ से खबर आ रही है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ आई थी और इत्तेहाद के तौर पर यहां पर आगे बढ़ने की बात जरूर की गई थी, लेकिन इसमें फूट पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अभी सुबह सुबह कुछ मामलात किश्तवाड़ से सामने आ रहे हैं जो थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे तफसील के साथ। लेकिन ये भी आपको याद दिलाते चलें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आजाद उम्मीदवारों को साथ लेकर अक्सरियत का दावा किया जा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ इत्तेहाद भी ये दावे कर रहा है कि उनका चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन मुख्तलिफ अजला में बनेगा। जहां पर खवातीन के लिए रिजर्व सीटें भी रखी गई हैं, वहां पर भी उसका दावा है। मगर 6 अजला में जो आज वोटिंग हो रही है, इनमें ज्यादातर हिस्सों में आज काफी दबदबा जो है वो आजाद इत्तेहाद का भी रहने वाला है। रामबन के अंदर और इसी तरीके से राजौरी और पुंछ के अंदर भी आजाद उम्मीदवारों पर काफी इन्हिसार करेगा। वो किस तरफ जाएंगे, यहां से बाजी पलट सकती है। तो आखिरी मरहला आज, और शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा और बारामूला में जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पीडीपी का पहले से दावा था कि इत्तेहाद यहां पर कामयाब होगा। पीडीपी की जो लीडर हैं सफिया बेग, उनकी कामयाबी जो है वो हो सकती है बारामूला से, और बांडीपुरा से भी इसी तरीके से इत्तेहाद को कामयाबी हासिल होगी, ये पहले से दावा किया जा रहा है। लेकिन किश्तवाड़ के अंदर क्या कुछ इस वक्त तस्वीर बन रही है, सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। अजय शान हमारे साथ हैं। अजय, क्या कुछ अभी तक सूरत हाल रही है, किस तरफ पलड़ा भारी नजर आ रहा है और क्या वोटिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है? देखिए आसिफ, कल शाम को जैसे हमने एक खबर चलाई थी कि नेशनल कांग्रेस अलायंस में आ गई है और उनका दावा था कि 10 मेंबर्स उनके पास है, लेकिन आज सुबह एक खबर जो एनसी के अगेंस्ट आई है कि एनसी का ही एक कैंडिडेट कहीं ना कहीं बगावत करता नजर आ रहा है। और जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो नेशनल कांफ्रेंस छोड़कर दूसरी पार्टी में जंप कर जाए। एनसी और कांग्रेस के जहां दूसरे मेंबरान यहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन वो जो
एक मेंबर है वो अभी भी बाहर है, जबकि एक आजाद उम्मीदवार जो मड़वा से है उसने सोशल मीडिया पे अपडेट किया है कि मैं इस इलेक्शन जो वोटिंग है उसमें पार्ट नहीं लूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 मेंबर जो बीजेपी के हैं वो भी अभी वोटिंग करने नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं करीब 5 मेंबर ऐसे हैं जो इस वोटिंग में भाग नहीं ले रहे हैं और एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जैसे पहले भी बड़ी जगह पे देखा गया, कोरम पूरा ना होने की वजह से ये चुनाव रद्द करना पड़ा, उसको पोस्टपोन किया गया। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ डेवलप होती नजर आ रही है, लेकिन ऑफिशियली अभी इसको लेकर कंफर्म नहीं किया गया है। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन है किश्तवाड़ के, डीसी किश्तवाड़, वो उस वोटिंग हॉल में चले गए हैं। जो दूसरे मेंबर्स आए थे मौजूद है, लेकिन तो अजय ये भी बताइएगा, अब चूंकि 5 अगर 14 में से एब्सेंट रहते हैं तो क्या पॉसिबल है 9 मेंबर्स के साथ यहां पर वोटिंग हो पाई थी, क्योंकि 10 का कम से कम मेंबर्स का होना जरूरी है? जी बिल्कुल, जो हमारे एनसी और कांग्रेस के जो दूसरे लोग यहाँ पर हैं उनसे जो बात हुई है उनका भी यही कहना है कि कोरम की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसी ने जो एक गेम खेली थी वो खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल किश्तवाड़ के अंदर जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छी खबर नहीं है और एक खातून लीडर उनकी बताया जाता है कि वो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जा सकती हैं, और 5 लीडर्स अगर यहां पर आज की वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते तो इसका यह मतलब होता है कि 10 का मिनिमम कवायद व जवाबित के तहत 10 लोगों का 10 जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका चेयरपर्सन को चुनने के लिए उस वक्त वोटिंग के वक्त यहां पर होना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सूरत हाल बारामूला वाली बनेगी, वहां पर मुलतवी कर दिया गया था और शायद यहां पर भी इंतखाब ना हो। बढ़ते हैं आगे। बात उस खबर की जो कल से काफी सुर्खियों में है और हाहाकार भी कई इलाकों के अंदर मचा। शुमाली भारत समेत पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक के मुतअद्दिद इलाकों में 12 फरवरी की रात जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए, जबकि लोग घरों से बाहर निकल आए। और इस बीच जम्मू कश्मीर में भी जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर आए। रियासत में सर्दतरीन मौसम होने के बावजूद अवाम ने घरों के बाहर ही रात कई मकामात पर गुजारी। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया, जल्जले का झटका इतना शदीद था कि वो खौफ की वजह से घर के बाहर निकलते वक्त उन्होंने अपना मोबाइल फोन भी नहीं लिया, भूल गए, और ट्वीट करके उन्होंने ये बताया। 2005 के बाद इतना शदीद जल्जला महसूस किया गया, जिसका उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में भी जिक्र किया। वहीं जल्जले के झटके रात 10:21 से कुछ इलाकों के अंदर खबर आई, लेकिन बेशतर मकामात पर 10:31, 10:33 और 10:34 पर खबरें मिली कि झटके महसूस किए गए, जिसका बताया जा रहा है कि मरकज तजाकिस्तान में जमीन के तकरीबन 91 किलोमीटर गहराई में वाक़ था। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले का मरकज तजाकिस्तान के इलाके मरगूब से 35 किलोमीटर दूर पाया गया। यह इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है जहां आबादी नहीं, और जल्जले की शिद्दत 5.9 कुछ हिस्सों के अंदर बताई गई है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक इसकी शिद्दत 6.3 रिक्टर स्केल पर मापी गई। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। इधर दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे शुमाली भारत में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। श्रीनगर में भी झटके महसूस किए गए। रात 10:31 पर जल्जले के झटके महसूस किए गए, और जल्जलों के झटके आते ही जहां पर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गुज़श्ता कुछ वक्त से मुसलसल जल्जला इस तरीके से हो रहा था। दिल्ली, एनसीआर के अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी झटके महसूस किए जा रहे थे, और कोई बड़ा खतरा जरूर जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। महकमा मौसमियात के मुताबिक जल्जले का मरकज तजाकिस्तान था, और तजाकिस्तान में तकरीबन 10:30 बजे के करीब 6.3 शिद्दत का जल्जला आया। इसके अलावा पूरा शुमाली हिंदुस्तान इस जल्जले के झटकों से थरथरा उठा। चंबा में मुसलसल 2 बार जल्जले के झटके महसूस किए गए। 1 मिनट में 2 बार कुछ मकामात पर झटके लगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके लोगों से हिफाजत के लिए दुआएं करने को कहा था, और ऐसा बताया जा रहा है कि पहला झटका तजाकिस्तान में महसूस किया गया, जबकि दूसरा झटका अमृतसर में महसूस किया गया। हालांकि अभी तक नुकसान की खबरें जुज़वी नुकसान की चंद इलाकों से जरूर मिली है, ताहम कोई बड़ा जानी नुकसान या इस तरह का कोई परेशानी वाली बात कहीं से भी सामने नहीं आई है। अफगानिस्तान में जल्जले की शिद्दत 5.9 थी। पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जल्जले के सबब अमृतसर या रियासत में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, और कोई नुकसान कहीं से भी फिलहाल नहीं हुआ, यह भी तस्दीक कर दी गई है। पंजाब पुलिस, मकामी इंतजामिया के अफसरान हालात पर नजर जमाए हुए हैं। यह खबर आई है जो शुमाली हिस्सों में तमाम मकामात से इस तरह की इतलात मौसूल हुई थी। अभी थोड़ी देर हो गई थी, अंदर यूं ही हम बैठे
तो 10 बजकर जो है 35 मिनट पर पहले थोड़ा सा झटका हुआ, तो उसके बाद जो है वो बहुत तेज झटका हुआ। तो पहले तो मैंने सोचा शायद बच्चों ने ऐसे, लेकिन बाद में जब पूरा मकान हिलने लगा तो हम सब डर के जो है वो पूरे मोहल्ले में हमने आवाज़ें दी एक दूसरे को। तो हम सभी जो है अभी देख सकते हैं, आप सभी बच्चे और बुजुर्ग जो है वो रोड पे हैं। तो अभी तक तो हमारे इस मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह सभी ठीक हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ है। ख्याल अभी 5 मिनट पहले बहुत ज़बरदस्त एक अर्थक्वेक हुआ है, चालू हुआ है। पहला झटका आया उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इतना वो ज़्यादा तेज़ नहीं था। तो उसके ठीक 10 सेकंड के बाद जो दूसरा झटका आया वो बहुत ख़तरनाक, बहुत ज़बरदस्त झटका था, जो 2004 में हमने यहाँ पे वो उसका सामना किया हुआ है। ऐसा ही झटका था जो कि हमारी फैमिली पूरी डर गई थी, हम भी डर गए थे, और मोहल्ले के जितने भी लोग हैं वो सारे घरों से बाहर भाग के निकल आए। तो हम भी घर से बाहर आ गए थे, बहुत डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हम बैठे हुए थे खाने के लिए पूरा परिवार, तो जैसे ही महसूस हुआ कि झटके लग रहे हैं, पंखे फैन वगैरह हिल रहे हैं, तो हम तेज़ी से बाहर आए। तो काफ़ी लोग आए हुए हैं बाहर, तो इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए। सर ये पास ही में मेरी इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च की जानिब से मई के महीने में भारत के इंतहाई हसास 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 60 अजला में शुरू किए गए सर्वे के तीसरे मरहले को आखिरी मरहले में पहुंचा दिया गया है। जिला पुलवामा में अब इस सर्वे के मुताबिक 31.5% लोगों में कोरोना से लड़ने की ताकत मौजूद पाई गई है। इस सर्वे के दूसरे मरहले में अगस्त महीने में पुलवामा में 27.3% लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत मौजूद थी। आईसीएमआर के लिए कश्मीर में सर्वे मुनक्किद कराने वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शोबा एसपीएम के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद सलीम के मुताबिक मरकजी सरकार ने सर्वे के लिए जहां पर कश्मीर सूबे के पुलवामा जिले का इंतखाब किया था, और इस सर्वे के लिए जहां पर तीनों मराहिल पुलवामा में ही मुनक्किद किए गए थे। दिसंबर में मुनक्किद किए गए सर्वे के तीसरे मरहले के दौरान 10 साल से ऊपर उम्र के बच्चों और नाबालिग अफराद पर मुश्तमिल 419 अफराद पर सर्वे किया गया, जिनमें एसडीएच तराल में तैनात 130 हेल्थ वर्कर्स भी शामिल हैं। उनके मुताबिक शारशाली क्रू पामपुर में 40 नमूने हासिल किए गए, जिनमें 8 में कोरोना बीमारी से लड़ने की ताकत मौजूद पाई गई, जिसकी शरह 20% बनती है। साथ ही 41 अफराद के नमूने हासिल किए गए, जिनमें 21 में एंटीबॉडीज मौजूद पाई गई, 51% ये शरह बनती है। और साथ ही गनईगुंड नामी गांव में 43 लोगों के नमूने हासिल किए गए थे, जिनमें सभी 43 की रिपोर्टें एंटीबॉडीज मौजूद थी। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई। 34.88% ये शरह बनती है। 40 अफराद के नमूने हासिल किए गए थे, जहां पर चरी बुग का इलाका है, और इनमें 17 लोगों में एंटीबॉडीज मौजूद थी, और 42.50% की शरह बनती है। और कुल मिलाकर पुलवामा के अंदर जो 31% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडीज मौजूद हैं, जो कोविड से निजात के लिए एक अच्छा और मुस्बत कदम करार दिया जाता है। बात अब उस रिपोर्ट की जो सोपोर से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो इलाका जिसे मिनी लंदन के नाम से भी जाना जाता था, और इस पूरे इलाके को न सिर्फ मिनी लंदन बल्कि एप्पल टाउन के भी नाम से और खूबसूरत मकाम से जाना जाता था। और पहचान यहां क्या थी कि टांगे की वजह से लोगों का न सिर्फ यहां रोजगार जुड़ा था, पुरानी एक कदीम रिवायत जो जिंदा थी, उसके साथ साथ हजारों लोगों का जरिया मुआश भी बनता था। लेकिन ट्रैफिक में खलल पड़ने का हवाला देते हुए इंतजामिया ने इस पर पाबंदी आयद कर दी है, जिससे कई ऐसे खानदान हैं जिनका अब रोजगार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उन्हें ये डर सताने लगा है। क्या वजह हम गरीब आदमियों को रुकाया जाएगा? इस दुनिया में अमीर का हक है जीने का, क्या हमारा हक नहीं है? लास्ट मेरा यही सहारा मिला, मैंने टांगा लिया। रेलगाड़ी की छुक छुक और टांगे की टुक टुक तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन कश्मीर में अब टांगे की टुक टुक आपको नहीं सुनाई देगी। ऐसा क्यों, वो हम ही आपको बताएंगे। लेकिन बात जरा टांगे की कर लेते हैं, क्योंकि टांगे की सवारी किसको नहीं भाती, और कई राज्य तो ऐसे हैं जहां टांगे की सवारी अब भी की जाती है, खासकर बर्फबारी वाले इलाके में, क्योंकि उसे चलाने में आसानी होती है और टांगे की सवारी का अलग ही मजा है। खैर, बात इस वक्त कश्मीर की ही हो रही है, और कश्मीर में कई परिवार इस टांगे के भरोसे ही पल रहे हैं। टांगा चलता है तो पेट भरता है, और अब टांगा नहीं चलेगा तो कई परिवारों को भूखा ही सोना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा अचानक क्यों किया गया? क्या ये फैसला लेने से पहले प्रशासन ने इन परिवारों के बारे में सोचा?
इनका पेट अब कैसे भरेगा? यूं तो सरकार कहती है कि देश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, लेकिन इन परिवारों को भूखा सोने पर आखिर कौन मजबूर कर रहा है? तो सवाल तो कई हैं जो प्रशासन पर उठेंगे। खैर, उन लोगों की जुबानी ही सुनिए जो आंखों में आंसू लिए सिर्फ एक ही बात कह रही हैं कि साहब पेट कैसे भरेगा, घर कैसे चलेगा। तकरीबन सर हमें 20 साल हो गए। 20 सालों से हम ये रोजी रोटी चला रहे हैं यहाँ पे जी। तो आज पता नहीं अचानक कह रहे हैं कि इसको बंद करो, यहाँ से इससे पोल्यूशन हो रहा है, कूड़ा करकट डाल रहे हैं। लेकिन खुद आप देखिए सर, इतने टांगे यहाँ पर जमा है, आप देखिए सब टांगों के नीचे ठेला बंधा हुआ है जी। लेकिन ये कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं कि जाम हो रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ अड्डे से गाड़ी निकलती है तो मेन चौक तक करीबन वो आधा घंटा पौने 1 घंटा लगाता है, लेकिन हम कभी 5 मिनट भी नहीं लगाते। यहाँ पे वही सड़क है जो आज से पहले 30 साल थी, और पहले तो 1-2 अड्डे थे यहाँ सोपर में। आज जगह जगह सोमो स्टैंड बने हुए हैं, ऑटो स्टैंड बने हुए हैं। इसकी कोई वसत तो होनी चाहिए जिससे इतना जाम ना हो जाए। हमारी डिमांड ये है, हमें या तो कुछ मुलाजमत चाहिए, बस जो इसने हमारी बाई ने कहा है कि 8-10 हज़ार रुपए में हम सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक काम करेंगे, या तो हमारा यही रोजा रोटी छोड़ दे। यही रोजी रोटी है हमारी, हमारे बच्चे इसी पर चल रहे हैं। तो सुना आपने, उन लोगों की आंखों में आंसू हैं जो अब ये सोच रही हैं कि अब करें तो क्या करें। खैर, प्रशासन की तरफ से लोगों को कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। कहा गया है कि तांगे से प्रदूषण फैलता है, गंदगी होती है, लेकिन साहब ये नहीं बता पाए कि टांगे से आखिर कौन सा प्रदूषण होता है। खैर, बहाने सरकार की तरफ से कई थे, लेकिन इन परिवारों के सवालों के जवाब किसी के पास नहीं। आधुनिकीकरण के नाम पर भी ये अगर किया गया है तो सबसे पहले सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं बेहतर करनी होगी और उन सड़कों को बेहतर निर्माण कराना होगा जिस पर गाड़ी चल सके। लेकिन नहीं, ऐसा कोई सरकार नहीं कर सकी। सरकारों ने किया तो सिर्फ लोगों के मुंह से निवाला छीनने का काम, और आज भी ऐसा ही हुआ। लोग परेशान हैं, लेकिन परेशानी का हल किसी के पास नहीं। ऑटो नियो तुम बैटरियन पे पकान तुम पावरी तो ऑटोन क्या करो तुम चलन लायक तुम ऑटो ये माल फेर बरान डब बरान दुकानदारन 20 रुपये निवान 30 रुपये निवान चौक पे योर तीन खला हस्पताल तीन 20 रुपये 30 रुपये बल्कि ये इको वल रात यूत 200-250 रुपये सवारी इको वलिस कड़ा लेक अस टांगस यल चौकस मज रुकान टोटल न कहीं चौक वालिक दुकानदार वन तुम जाम करान अच्छु बुत लगान तुम टांग तवे गा भीड़ टोटल उमन करा कहीं चलवन सवार टांग वल वथान सवार बर यह चलता फिरता गाड़ वल सुपर बाजार गोलस निश अचान जाम लगान बुत मेटाडोर लगान मेटाडोर वोल अड़ मज नेरान ये पे सह लगान बराबर ओड गंट डिमांड क्या सन डिमांड ये ऑटो जरूरत कहें लगे मुलाजिम नमो 10,000 रुपये तनख्वाह अस डून वतन पे 8 बजे ड्यूटी 6 बजे नेरो। तो अब लोग सरकार से अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि परिवार में जो भी आता है तांगे के भरोसे ही आता है, क्योंकि टांगा चलता है तो घर चलता है और तांगा रुकता है तो घर चलना भी मुश्किल हो जाता है। 4 दिन से भूख, ये इतने गरीब है, ये बता दे हम 4 दिन से हमारे बच्चे भूखे हैं, उनको कौन देगा? वो ये भी पता नहीं है कि क्या वजह है, हमें क्यों रोका गया है। आप ही की वसादत से, उन ऑफिसरानों से हम ये गुजारिश करते हैं कि हमें क्यों रुका रहे हैं आप, क्या वजह है? हमसे क्या कौन सा खता हुआ है, हमसे कौन सा नुकसान हुआ है बाजार को? जब हम मुझसे ये छीना गया, या इन लोगों से जो मेरे पीछे हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे हमदर्द है, जो मेरे बूढ़े हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो मेरे भाई हैं, जो इसी तरह जिस तरह मुझसे छीना गया इसी तरह इनसे भी छीन रहा है। ये आप ही की वसादत से, डीसी साहब से, एडीसी सोपोर से, एसडीएम सोपोर से या टाउन एरिया चेयरमैन से हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है, हमसे ये रोजगार क्यों छीन रहे हैं? बस बाकी हमें यही गुजारिश है।
लेकिन सवाल बड़ा है कि इन परिवारों के बारे में अचानक फैसला लेने से पहले क्यों नहीं सोचा गया? आखिर क्यों अचानक से फैसला लिया गया? खैर, गरीब के आंसू सरकार को ना कभी दिखे हैं, ना ही कभी दिखेंगे, क्योंकि चुनाव तो अभी दूर है। लेकिन वो समय भी आएगा जब चुनाव होंगे और नेता साहब इन्हीं लोगों के सामने होंगे और लोगों के सवालों का जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।